दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में सीज फायर के बावजूद खूनी खेल, वेस्ट बैंक में ईरान जंग की आड़ में नस्ली सफाई की साजिश, तुर्की के सदर एर्दोगान का इसराइल पर सख्त रुख, ईरान लेबनान के लिए उठाई आवाज़, बाबल मंदब की घेराबंदी का खतरा, हुथीस के कमांडर बोले बंद करेंगे समुद्री रास्ता, ईरान का बड़ा ऐलान, हॉर्मोज़ का रास्ता सबके लिए ओपन सिवाय अमेरिका और इसराइल के, ट्रंप बोले अब कई मुल्कों के वॉरशिप आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, ईरान के हमलों को यूएई ने बताया दहशतगर्दाना हरकत, ईरान ने किया यूएई से इंतकाम लेने का ऐलान, सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश, ईरान का दावा अमेरिका अपने ड्रोन्स से ईरान को फंसाने की कर रहा साजिश, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा, रूस अब ईरान को कर रहा है शाहिद ड्रोन्स की सप्लाई, कहा अब हम गिराएंगे ईरानी ड्रोन। और मक्का से आई अच्छी खबर, अब मस्जिद अल हरम के अंदर होगी सर्जरी, ज़ायरीन को आए हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए बनाई गई डॉक्टरों की लंबी चौड़ी टीम। शुरुआत करते हैं इस शो की ईरान की जंग की खबरों से पहले कुछ उन खबरों को लेते हैं जो पीछे रह जा रही हैं हर रोज़। गजा पट्टी में जारी इसराइली हमलों में 3 और फ़लस्तीनी मारे गए हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त हुआ है जब अक्टूबर से लागू सीज़ फायर को इसराइल लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये ताज़ा वाक़या सैटरडे को हुआ है। फ़लस्तीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के सेंट्रल हिस्से में मौजूद मगाजी रिफ्यूजी कैंप के मशरकी इलाके में इसराइली फ़ौज ने गोलीबारी की, जिसमें 54 साल के एक खातून अस्मा हुसैन अल सईदी की मौत हो गई। इससे पहले साउथ गजा के खान यूनिस में अल अमल मोहल्ले के पास एक पुलिस चेक पोस्ट पर इसराइली बमबारी हुई, जिसमें 2 और फ़लस्तीनियों की जान चली गई। इन हमलों से साफ ज़ाहिर होता है कि सीज़ फायर के बावजूद इसराइली फ़ौज गजा के अलग अलग हिस्सों में अपना जुल्म जारी रखे हुए है। मैंने मरने वाली खातून का नाम इसलिए बताया ताकि दुनिया जान सके इसराइल जिन्हें मार रहा है उनमें अब भी औरतें और बच्चे शामिल हैं। बढ़ते आगे, जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग पर लगा हुआ है, ऐसे वक्त में इसराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में यहूदी कट्टरपंथी उग्रवादी सेटलर्स की तरफ से जुल्म और तशद्दुद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस महीने की शुरुआत से अब तक यहूदी सेटलर्स के हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल की ह्यूमन राइट्स तंजीम बी तस्लीम का कहना है कि ये खून खराबा इस बात का सबूत है कि इसराइल ईरान के साथ जारी जंग की आड़ में वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई यानी कि एथनिक क्लेंजिंग की कोशिश को और तेज़ कर रहा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 6 सेटलर मारे गए होते तो क्या होता, एक नई जंग छेड़ दी गई होती एक सेटलर के मारे जाने पर भी। लेकिन ये आतंकवादी किस्म के सेटलर हर रोज़ फ़लस्तीनियों का खून बहा रहे हैं। इन्हें दुनिया में कई जगह आतंकवादी टेररिस्ट लिखा जाता है, ख़ुद इसराइल के मीडिया भी कई बार इन्हें टेररिस्ट लिखता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सड़कों पर नाचने वाले इनका सपोर्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे, तुर्की के सदर रजब तैयप एर्दोगान ने इसराइल पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक खून की प्यासी नेटवर्किंग गजा की तरह अब ईरान और लेबनान के स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बना रही है। इस्तांबुल में एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि तुर्की उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल है जो इस इलाकाई टेंशन के बीच बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि जुल्म गजा में शुरू हुआ था वही अब दूसरे मुल्कों में भी दोहराया जा रहा है। एर्दोगान ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो बेगुनाह लोगों के इस कत्लेआम को रुकवाने के लिए गजा की तरह ही ईरान में जंग को रुकवाने के लिए आगे आएँ। अब ईरान की खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन पहली खबर यमन से। यमन के हुथीस के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ने साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने ईरान की मदद करने का फैसला लिया तो उनके पास सबसे पहला और बड़ा रास्ता बाब अल मंदब की समुद्री पट्टी को बंद कर देना होगा। कमांडर आबिद अल सौर ने कहा कि यमन का अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा नेवल ब्लॉकेट का यानी समंदर में नाकेबंदी का ऐलान कर सकता है। इस फैसले के बाद अमेरिका या इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम तिजारती जहाज़ों, जंगी जहाज़ों और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी रोक दिया जाएगा या उन पर हमला किया जाएगा। यमन पहले ही गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत में रेड सी में इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब वो इस पूरे स्ट्रेटजिक रास्ते को बंद करके अमेरिका और इसराइल की कमर तोड़ने की तैयारी में है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की तिजारत और तेल की सप्लाई पर
اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں پہلے ہی ہنگامہ مچا ہوا ہے جو سمندر کے اس طرف والا راستہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر عباس اراغچی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تمام ملکوں کے لیے کھلا ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے اور ان کے قریبیوں کے۔ ایک انٹرویو کے دوران اراغچی نے صاف کیا کہ یہ راستہ صرف ان ملکوں کے جہازوں اور ٹینکروں کے لیے بند ہے جو ایران کے دشمن ہیں یا ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ باقی تمام ملکوں کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی پوری آزادی ہے، آؤ اور گزرو۔ اراغچی کے مطابق اگر کچھ جہاز وہاں سے نہیں گزر رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کی اپنی سیکیورٹی سے جڑی فکر ہے اور اس میں ایران کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انا معافی مسئول۔ ان کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ ایران اس اہم سمندری راستے کو امریکہ اور اس کے دوستوں کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس سے پوری دنیا میں تیل کا سنکٹ، فیول کرائسس گہرا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر کھلوا کر رہیں گے، چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی دھمکیوں کے باوجود وہ اس اہم سمندری راستے کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس راستے کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی ملک اپنے جنگی جہاز، اپنے وار شپ یہاں اسٹریٹ آف ہارمز بھیجیں گے، جن میں چائنا، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور برٹن جیسے ملکوں کے جنگی جہاز شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے کھارگ آئلینڈ پر پھر سے حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے انداز میں یہ بڑا دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ نے ایران کی 100% ملٹری طاقت کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ ٹرمپ بابو یہ نہیں بتا پا رہے کہ ایران پھر روز ان کا اور اسرائیل کا نقصان کیسے کر رہا ہے، یہ رڈار اندھے کیسے ہو رہے ہیں، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم لولے کیسے ہو رہے ہیں، بتائیے نا۔ جہاز گر جا رہے ہیں، ایمبیسی پر حملہ ہو رہا ہے، آپ اپنے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں، کس لیے؟ کسی کے ولیمے میں بلایا ہے۔ ایران کی تو آپ نے قوت ہی ختم کر دی، یا یہ نہ کیجئے یا وہ نہ کیجئے، دونوں طرف تاتا تھیا نہیں چلے گا نا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان تمام افواہوں کو خارج کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی حملے میں مارے گئے یا بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ اراغچی نے صاف کہا کہ نئے سپریم لیڈر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بیان اس وقت آیا جب امریکی ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیت نے 14 مارچ کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خیال میں مجتبیٰ خامنئی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں بری طرح زخمی ہو چکے ہیں۔ اراغچی نے ان باتوں کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ سپریم لیڈر نے کل ہی اپنا پیغام بھیجا ہے اور وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھا رہے ہیں، لیکن مجتبیٰ خامنئی سپریم لیڈر بننے کے بعد سے یا یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس کو لے کر صرف امریکہ نہیں، دنیا میں کئی جگہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ یو اے ای نے خود کی زمین پر ہو رہے ایران کے حملوں کو دہشت گردانہ حملے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ یو اے ای کے ایک سینئر افسر نے صاف کہا کہ ان کے ملک کے پاس ایران کے حملوں کا جواب دینے کا پورا حق اور قوت ہے، لیکن وہ فی الحال صبر سے کام لے رہے ہیں۔ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے صلاح کار انور گارگاش نے سیٹرڈے کی دیر رات ایکس پر لکھا کہ یو اے ای اس تھوپے گئے آتنکی حملے کے خلاف اپنی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہم ابھی بھی عقل اور سمجھداری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انور گارگاش کے مطابق یو اے ای اس مشکل وقت میں بھی ایران اور اس کے اس پورے علاقے کے لیے امن کا راستہ تلاش رہا ہے۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب ایران نے یو اے ای پر الزام لگایا کہ اس کے ٹھکانوں کا استعمال ایران کے کھارگ آئلینڈ پر حملے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران نے جبل علی، خلیفہ پورٹ اور فجیرہ جیسے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ادھر دوسری طرف یو اے ای کی ایئر ڈیفنس نے 14 مارچ کو ہی ایران کی طرف سے داغی گئی 9 بیلسٹک میزائلوں اور 33 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ فی الحال یو اے ای کا کہنا یہ ہے کہ ایران جس پالیسی پر چل رہا ہے اس پالیسی پر چلتے ہوئے ایران دنیا میں اور الگ تھلگ اور اکیلا ہو جائے گا۔ ایران نے یو اے ای سے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ کل ایران کے 2 جزیروں پر 2 آئلینڈز پر جو امریکی حملے ہوئے وہ یو اے ای کی سرزمین سے کیے گئے تھے۔ اراغچی نے صاف الفاظ میں وارننگ دی کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس کے بعد اراغچی نے بڑی چونکانے والی بات کہی۔ اراغچی نے کہا کہ امریکی فوج نے
यूएई के रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल करके खर्ग आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड पर हमले किए। खर्ग ईरान का वो अहम जजीरा है जहां से तेल का एक्सपोर्ट होता है 90%, जबकि अबू मूसा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुहाने पर मौजूद एक स्ट्रेटजिक जगह है। अरागची ने बताया कि इन हमलों में हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसे रास अल खैमा और दुबई के बेहद करीब से दागा गया था। ईरान का कहना है कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि उसके पड़ोसी मुल्क की ज़मीन का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए हो रहा है। सऊदी अरब ने आज इतवार को ये बताया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और कम से कम 30 ड्रोन्स को मार गिराया है। ये हमला ईरान की तरफ से अमरीकी अड्डों पर हुआ था। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब ईरान ने गल्फ़ के मुल्कों पर पिछली रात में अपने हमलों को दोबारा शुरू कर दिया। सऊदी अरब की वजारत दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्स पर अलग अलग पोस्ट में बताया कि सभी 6 मिसाइलों को अल-खज के ऊपर तबाह कर दिया गया, जहाँ प्रिंस सुल्तान एयरबेस मौजूद है, अमरीका मौजूद है। हादा अमरीकिया। ज़्यादातर ड्रोन्स को ईस्टर्न प्रोविंस के ऊपर रोका गया, जहां सऊदी की बड़ी तेल रिफाइनरियां हैं, जबकि कुछ ड्रोन्स को रियाद के इलाके में मार गिराया गया। गल्फ़ के मुल्कों पर ईरान के इन हमलों ने पूरे इलाके में टेंशन्स और बढ़ा दी हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के पब्लिक रिलेशंस महकमे ने रियाद और शर्किया पर हुए ड्रोन हमलों में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार किया है। कहा है कि हमने सऊदी अरब पर हमला नहीं किया। ये मामला पेचीदा है। दरअसल सऊदी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी थी कि रियाद और शर्किया को करीब 10 ड्रोन से निशाना बनाया गया है कल। इसके बाद कुछ जगहों पर आग लगने की खबरें आई थीं। IRGC ने अपने बयान में आज ये कहा कि इन हमलों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है और सऊदी हुकूमत को इन ड्रोन्स के असली ठिकानों का पता लगाना चाहिए। इसके साथ ही ईरान ने तुर्की, कुवैत और इराक में हुए ड्रोन हमलों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, यानी मेरे नाम से कोई और कांड कर रहा है। ईरान का इल्ज़ाम है कि ये ईरानी ड्रोन्स की कॉपी से काम अंजाम दिया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि दुश्मन ताकतें ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल यानी अमेरिका के बनाए हुए लुकास ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि दूसरे मुल्कों पर हमला करके सारा इल्ज़ाम ईरान पर डाला जा सके। लुकास एक ड्रोन है और वो शायद ड्रोन की तरह है। आप चाहेंगे तो उस पर अलग स्टोरी बन जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पॉपकॉर्न आजकल एक ही हालत में है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है कि रूस अब ईरान को शायद ड्रोन सप्लाई कर रहा है, ताकि वो इनका इस्तेमाल अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कर सके। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये 100% सच है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए रूस के बनाए हुए शायद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक शुरुआत में ईरान ने रूस को ये ड्रोन दिए थे, लेकिन अब रूस खुद इन्हें बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है और वापस ईरान को भेज रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन के पास इन ड्रोन्स को मार गिराने का अच्छा तजुर्बा है, इसीलिए अमेरिका और गल्फ़ के मुल्कों ने इस मामले में यूक्रेन से मदद और एक्सपर्ट्स की मांग की है। ये ज़ेलेंस्की का दावा है, जो अभी जंग का फैसला नहीं कर पाए, खैर पुतिन भी नहीं कर पाए। ज़ेलेंस्की को हर चीज़ में पुतिन नज़र आते हैं, जैसे इसराइल को हर चीज़ में ईरान नज़र आता है। तो उन्होंने कह दिया कि ये शायद ड्रोन रूस से आ रहे हैं। ये चक्कर है। आगे बढ़ते हैं। ईरानी लोगों का जज्बा कई मायनों में नई इबारतें लिख रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, उसी इबारत की एक गवाही है। ईरान के अलग अलग इलाकों में पुलिस और बासिश फोर्स के ठिकानों पर इसराइली हमलों के बाद वहाँ के आम लोगों में एक अलग ही जज्बा देखने को मिल रहा है। तेहरान और दूसरे शहरों में पुलिस और सिक्योरिटी ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद अब आम शहरी खुद आगे आकर हिफाजत की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि ईरान के बाशिंदे नए चेक पॉइंट्स पर नई चौकियों पर ड्यूटी देने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स न्यूज़ ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये बताया है कि एक मोहल्ले में जैसे ही ये ऐलान किया गया कि चेक पॉइंट्स पर पॉपुलर फोर्सेस यानी आम लोगों की ज़रूरत है, तो महज आधे घंटे के अंदर वहाँ वॉलंटियर्स की हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। इसराइल की तरफ से सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद ईरानी आवाम का ये जज्बा बता रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें 15 मार्च को सामने आई हैं। अब मस्जिद अल हरम के अंदर ही हार्ट अटैक का इलाज हो जाएगा, सर्जरी भी हो जाएगी, ताकि ज़ायरीन की जान को वक्त रहते
बचाया जा सके और वो मक्का की भीड़ में न फंसें। मक्का हेल्थ क्लस्टर ने मस्जिद अल हरम के अंदर सेफ हार्ट जोन तैयार किया है, जिसे किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी की लीडरशिप में चलाया जा रहा है। इस पहल का असल मकसद दिल की बीमारियों से जुड़ी इमरजेंसी में फ़ौरन रिस्पांस देना और उम्रा या हज करने आए लोगों को मौके पर ही इलाज मुहैया कराना है। इस प्रोजेक्ट के तहत वहां 10 कार्डियक आईसीयू बेड लगाए गए हैं और 30 एक्सपर्ट डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा अल हरम अस्पताल में एक मोबाइल लैब भी शुरू की गई है, ताकि अगर किसी को फ़ौरन सर्जरी या प्रोसीजर की ज़रूरत हो तो उसमें देरी ना हो। ये पूरा इंतज़ाम सऊदी विज़न 2030 के तहत किया गया है, ताकि उम्रा करने वालों और हज करने वालों और अल्लाह के मेहमानों को बेहतरीन और एडवांस मेडिकल सहूलत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना लंबा प्रोग्राम बनाने में 3 घंटे चले जाते हैं, फिर एडिट होता है और अपलोड में भी आधा घंटा लग जाता है, तो सब्र करना पड़ेगा। लोग कहते हैं उनकी मोहब्बत है कि यार जल्दी वीडियो लाया करूँ, कैसे ले आऊँ, डिटेल भी तो देनी होती है, ना तो धप्पी मार के निकल जाओ, 2 बातें बोल के 4 गालियां दे दो किसी को, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ खबरें सुननी है तो सब्र करना होगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है सिवाय एक वीडियो एडिटर के। पढ़ना, लिखना, रिसर्च, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एंकरिंग, 6 प्रोफाइल मेरे पास है। लाजिम बस एक गुजारिश, सब्र। सलामत रहिए, खुश रहिए।